हेलो बच्चों। तो जो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ, और इससे कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले होंगे उसमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से क्या होते हैं वो आते हैं। ठीक है ना, तो जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब देखो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं पहले हमको यहाँ से समझ लेनी है, जैसे कि भाई जो आपका हेल्थ है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, हेल्थ किसे कहते हैं, क्यों हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है ना, तो कुछ जो ओल्ड हिस्ट्री है पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कि जो आपकी जो बीमार आदमी है, जो इलनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आखिर में लोग क्यों पड़ते थे। ठीक है ना, तो इसका हम अगर पुराने ज़माने से अगर इसका कॉन्टेक्ट हम अगर लगाते हैं तो आपने देखा होगा भाई कि लोग क्या कहते थे पहले। जैसे आपने देखा होगा लेप्रोसी, ठीक है ना, जिसको हम एक सिंपल शब्द बोल लेते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। ठीक है ना, अब जो लेप्रोसी होती है वो लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम। ठीक है ना, मायोबैक्टीरियम से क्या होती है आपकी लेप्रोसी होती है। ठीक है ना, लेकिन आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने के लोग थे वो पहले कहते थे कि भाई कि जिसको कुष्ठ रोग हो गया तो इसने पुराने जन्म में कोई पाप किए होंगे तब जाके इसको क्या हुआ, कुष्ठ रोग हुआ। अंडरस्टैंड, यानी कि पहले के जो लोग थे वो पहले स्पिरिचुअल चीज़ों से क्या जोड़ते थे, इस चीज़ को लिंक करते थे। पर भूत प्रेत आत्मा इनसे क्या करते थे, इसका लिंक करते थे। आज भी आपने देखा होगा जो गांव होते हैं या जो शहरों के जो देहाती टाइप के इलाके होते हैं वहाँ आज भी जो छोटे मोटे जो बीमारियों का इलाज कौन करता है, जो तंत्र मंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, झाड़ फूक के द्वारा किया जाता है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा जिसको पीलिया आ जाता है, जॉन्डिस जिसको हो जाता है, तो उसको हम लोग झाड़ फूक करके ही क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। जो मतलब कि जो देहात में और गांव में इन जगहों की चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं। ठीक है ना, अब ये बिल्कुल मैं हम साइंस के उसमें हम देखें तो बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि बिल्कुल ये क्या है, राइट है, ये उससे सही होता ही है। ठीक है ना, उसकी अलग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, हो सकता है कि वो ज़्यादा एडवांस लोग हो सकते हैं। ठीक है ना, अब ये डिबेट का विषय नहीं है, ज़्यादा हम इस पर पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, लोग पुराने ज़माने में जो लोग थे वो क्या करते थे, वो स्पिरिचुअल चीज़ों से क्या करते थे, इस चीज़ को लिंक करते थे, किसको, बीमारी को, इलनेस को। ठीक है, कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो वो क्या है, वो सीधे सीधे आप लगा लो कि भाई इस पे कोई भूत का प्रेत का साया पड़ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम लोग उस चीज़ से क्या करते थे, इसको लिंक करते थे। लेकिन अगर हम देखें तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए यहाँ पे बेटा, जिनका नाम है लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कोच। ठीक ना, लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कोच, इन दो साइंटिस्टों ने एक थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी। ठीक ना, जर्म थ्योरी क्या दी थी इन्होंने, एक प्रकार से क्या दी, थ्योरी इन्होंने दी थी। इस जर्म थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने कहा कि भाई जो आपका क्या है, जो पैथोजेंस होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उन जर्म के कारण ही क्या होती है, आपकी बीमारी होती है। इन्हीं जर्म्स के कारण क्या होती है, बीमारी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लुईस पाश्चर और रॉबर्ट कोच ने पूरी तरीके से जो स्पिरिचुअल जो आपकी क्या जो थ्योरी थी, जो मतलब कि पुराने जमाने के जो लोग कहते थे इस बात को, इन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया, इसको एक प्रकार से डिसअप्रूव कर दिया। इन्होंने कहा भाई इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होती हैं। ठीक है ना, और इससे पहले अगर हम देखें, इससे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे बेटा, हिप्पोक्रेटस। ठीक है ना, हिप्पोक्रेटस एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट भी नहीं बोल सकते हम लोग, एक प्रकार से इनको दार्शनिक बोल सकते हैं। ठीक है ना, फिलोसोफर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो हिप्पोक्रेटस एक प्रकार से एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। इन्होंने एक चीज बताई बेटा, इन्होंने कहा कि ह्यूमन में जो आपके जो मानव होता है, जो ह्यूमन होता है, उसमें 4 प्रकार के क्या होते हैं, ह्यूमर होते हैं। ठीक है ना, 4 प्रकार के इसमें क्या होता है, ह्यूमर्स होते हैं। अब ये ह्यूमर 4 प्रकार के कौन कौन से हुए, इन 4 प्रकार के ह्यूमर में है आपका, एक तो इन्होंने कहा कि शरीर में क्या होता है, आपका ब्लड होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि शरीर में फेलगम होता है एक। ठीक ना, फिर इन्होंने कहा शरीर में एक जगह पे एक ह्यूमर, जो तीसरा ह्यूमर है, इन्होंने कहा कि ब्लैक बाइल होता है। ठीक है, और चौथा ह्यूमर इन्होंने कहा कि शरीर में एक येलो बाइल भी क्या होता है, आपका मौजूद होता है। ठीक ना, आ रही बात समझ। अब हम अगर अपने आयुर्वेद से देखें, देखो अब ये ब्लड जो है आपका, जो फेलगम है, ये आपका ब्लैक बाइल और जो आपका येलो बाइल है, इन्होंने कहा
आप चलो ये आयुर्वेद को छोड़ो, पहले हम इसी की बात करेंगे। हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा बेटा, ह्यूमर मैंने कि कहा इन्होंने कि शरीर में, हमारे मानव शरीर में 4 प्रकार के ह्यूमर होते हैं। पहला है ब्लड, फेल्गम और आपका क्या है ब्लैक बाइल और येलो बाइल। इन्होंने कहा हुआ कि जो ब्लड है आपका वो सीधा का सीधा एयर से कनेक्ट है, ठीक ना। जो आपका फेल्गम है ये आपका सीधा का सीधा है वाटर से कनेक्ट, ठीक ना। तीसरा इन्होंने कहा जो ब्लैक बाइल है ये है आपका अर्थ से कनेक्ट, ठीक है। और चौथा जो आपका येलो बाइल है ये है आपका किससे कनेक्ट, ये है आपका फायर से कनेक्ट। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आपने देखा भी होगा बेटा कि हम लोग शरीर जो लोग हम लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर 4 मूलभूत इकाइयों से बना हुआ है, एयर, वाटर, अर्थ और फायर। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा बेटा कि हिप्पोक्रेटस ने कहा कि हमारे शरीर में ये 4 प्रकार की चीजें मौजूद होती हैं, और जब भी इन 4 प्रकार की चीजों का, इन्होंने कहा कि हम कंपार्टमेंट बने हुए हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। और इन कंपार्टमेंटों में ब्लड, फेल्गम, आपका ब्लैक बाइल और येलो बाइल ये सब चीजें क्या हैं मौजूद हैं। और इन्होंने कहा कि भाई कि ये जो सारी चीजें हैं, ये इन चीजों का अगर डिसबैलेंस हो गया, अगर शरीर में इन चीजों का डिसबैलेंस हो गया, तभी जाके हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं, इल होते हैं, और हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त, मैंने एक प्रकार से हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। इन्होंने इस चीज को क्या जोड़ा बेटा, इससे जोड़ा, ठीक है ना। और हमारे आयुर्वेद में भी अगर आप देखें तो हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है, भाई हमारा जो आयुर्वेद है वो भी यही कहता है कि हमारा शरीर जो है इन मूलभूत इकाइयों से बना हुआ है। हमारा एयर से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है, अर्थ से बना हुआ है और फायर, अग्नि से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है और वायु से बना हुआ है। इन चारों चीज़ों से हमारा एक शरीर बना हुआ है। इन चारों चीज़ों का ही मिश्रण से ही हमारा शरीर बना हुआ है। और आपने देखा भी होगा जो आयुर्वेद है हमारा, इसको क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है हमारे शरीर में 3 प्रकार के क्या होते हैं, 3 प्रकार के क्या होते हैं चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है, वात, पित्त और कफ, कि 3 प्रकार की चीज़ों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। वात हो गया वायु, पित्त हो गया जिसको हम लोग बाइल बोल रहे हैं, और कफ, ये इन्हीं चीज़ों से हमारा क्या बना हुआ है, शरीर बना हुआ है। इन चीज़ों का मिश्रण है। और जब कभी वात, पित्त और कफ इन चीज़ों में डिसबैलेंस हो गया, तब जाके हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। हमारे आयुर्वेद ने भी इसको क्या है अप्रूव किया है। हमारे आयुर्वेद में भी ये चीज़ें बोली गई हैं। और इतना सब कुछ बोलने के बाद ये एक प्रकार से आप समझिए बेटा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भूत प्रेत आत्मा जो थ्योरी हम लोग पहले बोलते थे, इन्होंने इसको डिसअप्रूव किया था हिप्पोक्रेटस ने। और इसीलिए इनको आपको देखा होगा, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक ना। इनको बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस को। और आपने देखा भी होगा जो डॉक्टर्स बनते हैं बेटा, तो जब कंप्लीट कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसको एक ऑथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस ऑथ, ठीक ना। इस ऑथ के अंतर्गत ये ऑथ उनको दिलाई जाती है कि भाई कि आप लोग मरीजों का इलाज करोगे, ये इस प्रकार से कुछ ऑथ होती है। जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि हिप्पोक्रेटस को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। ये जीके का एक प्रकार से जीके भी है आपके लोगों के लिए, ठीक ना। अब एक अलग जो हिप्पोक्रेटस है, इनके गॉड मतलब ये मानते थे गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक है ना। एक गॉड मानते थे, गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक है ना, जिसका नाम है आस्क्लीपियस बोलते थे इसको, ठीक है ना, आस्क्लीपियस, ठीक है। अब ये आस्क्लीपियस जो है, ये एक प्रकार से क्या थे, गॉड ऑफ हीलिंग इनको बुलाया जाता था। और आपने देखा भी होगा बेटा, एक प्रकार से एक छड़ थी इनकी, वो छड़ जो है वो डॉक्टर्स की क्या होती है बेटा, वो डॉक्टर्स की एक प्रकार से क्या होती है, साइन होता है, सिंबल होता है वो। अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे सिंबल। तो इस प्रकार का सिंबल आपने देखा होगा डॉक्टर्स के, जो आपका जो डॉक्टर्स लोग होते हैं, उन्होंने अपने केबिन में या उनके जो एडवर्टाइजमेंट उनका होता है उसमें इस प्रकार का साइन आपने देखा होगा। तो ठीक है, तो ये क्या है, ये आस्क्लीपियस की क्या है, छड़ है, ठीक है ना। इसी को यहाँ से ये यूनान के देवता थे, तो इसीलिए इनको वहाँ से क्या क्या है जोड़ा गया है, ठीक है ना। ओके, अब क्या हुआ बेटा, इसके बाद क्या हुआ कि एक मैंने कि साइंटिस्ट आए विलियम हार्वे, ठीक ना। और इन विलियम हार्वे ने डिस्कवरी की बेटा ब्लड सर्कुलेशन की, ठीक ना। ये सब जीके और ये आपके एनसीईआरटी में भी है, आगे से दिया हुआ, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो विलियम हार्वे क्या थे बेटा, एक साइंटिस्ट थे। इन विलियम हार्वे ने क्या किया,
डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी डिस्कवरी की इन्होंने, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी करने के बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने गुड ह्यूमर, बैड ह्यूमर, इस प्रकार की थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। जो आपने हिप्पोक्रेटस ने जो थ्योरी दी थी ना कि 4 ह्यूमर होते हैं इस प्रकार के, ये सारी थ्योरी इन्होंने क्या की, डिसअप्रूव कर दी। इन्होंने कहा भाई मैंने पूरा ब्लड सर्कुलेशन देखा, मुझे इस प्रकार की चीजें कुछ दिखाई नहीं दी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से पूरी के पूरे सिस्टम को क्या कर दिया, नकार दिया, ठीक ना। लेकिन बाद में जब साइंटिस्टों ने और खोज की, इस प्रकार से और ज्यादा खोज की, तो हमको लास्ट में पता चला बेटा कि जो बीमारी है उसका जो मुख्य कारण है वो पैथोजन ही है, जर्म है, ठीक है। जर्म का मतलब होता है कि पैथोजन के कारण ही हमको कोई ना कोई क्या होती है, बीमारी होती है। और इसके साथ साथ एक और चीज है बेटा जिसको हम बोलते हैं माइंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। यानी कि मानसिक रूप से अगर कोई आदमी बीमार है, डिप्रेस है, तो उसको कई तरह की बीमारियां क्या कर लेती हैं, उसको ले लेती हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, माइंड इन्फ्लुएंस से ही हमारा जो न्यूरल इन्फ्लुएंस भी अटैच होता है और हमारे सिस्टम माने इंडोक्राइन इन्फ्लुएंस भी हमारा क्या होता है, इससे अटैच होता है। यानी कि अगर माइंड, आपके माइंड इन्फ्लुएंस का मतलब यह है कि मानसिक तनाव अगर आपको है, डिप्रेशन है, आप किसी भी अवसाद का शिकार हो रहे हैं, तो आपको 100% कोई ना कोई बीमारी आगे क्या कर सकती है, घर कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि अगर तन मन आपका स्वस्थ है तो आपका तन भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। यानी कि अगर आप बिल्कुल मन से स्वस्थ हैं तो तन से भी आप क्या होंगे, जरूर स्वस्थ होंगे। अब इसके बाद एक डेफिनेशन हम लोग यहां पर से समझेंगे कि भाई ये हेल्थ, हम इस टाइम से बोल रहे हैं कि हेल्थ हेल्थ हेल्थ, तो हेल्थ आखिर में है क्या, ठीक है। तो अभी तक आपने सब चीजें, मैंने जो हिस्ट्री आपको बताई, इससे आपको एक थोड़ा सा मोटा मोटा हिसाब मिल गया होगा कि भाई हेल्थ वो चीज है जब हम कंप्लीटली या तो फिजिकली, या तो नहीं फिजिकली भी हमको क्या होना है, फिट होना है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है बेटा, मेंटली, ठीक है, मेंटल भी हम क्या होंगे, फिट होंगे। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशली। अगर हम इन तीनों चीजों में क्या हो, फिट हैं, फिजिकली हम लोग फिट हैं, यानी हमारा हाथ पांव, जो शरीर के सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो अगर वर्क अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हम फिजिकली फिट हैं, हम स्वस्थ हैं। लेकिन अगर वही आदमी मेंटली डिप्रेस्ड है, अगर मान लीजिए मेरा सारा का सारा काम सही चल रहा है, मेरा बिल्कुल मेरे जो ऑर्गन्स हैं बोले अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन मेरा मेंटल, मैं डिप्रेशन में हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो तब भी मेरी हेल्थ खराब है, ठीक है, क्योंकि मेंटल वेलबींग भी मुझे होना चाहिए। और तीसरा है सोशली, सोशली भी मेरे को क्या होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। सोशली का अभी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या चीज हम इनमें ऐड कर सकते हैं। तो सोशली भी हमको क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी यही है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग। यानी कि अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर स्वस्थ हैं तो हम क्या हैं, बिल्कुल हेल्थी हैं। WHO ने भी इस जो डेफिनेशन को, इन्होंने इसी डेफिनेशन को आगे बताया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एज अब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफॉर्मिटी, ठीक है ना। यानी कि आपके शरीर में कोई डिजीज नहीं है, आप फिजिकली बिल्कुल फिट हो, आप मेंटली बिल्कुल फिट हो और आप सोशली बिल्कुल क्या हो, फिट हो। तो ये प्रकार की इसी को हम क्या करते हैं बेटा, हेल्थ से जोड़ते हैं। इसका मतलब हेल्थ एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, हेल्थ में फिजिकली हेल्थ भी हम लोग, इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, मेंटली हेल्थ का भी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, और आपका सोशली हेल्थ का भी कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। अब जो 3 चीजें हैं बेटा, बेसिकली वो 3 चीजें ही हम आपकी हेल्थ को, बेसिकली 3 चीजें ही आपकी हेल्थ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। पहला जो है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब यह है कि भाई कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने जेनेटिकली क्या, मैंने डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि आनुवंशिक रूप से वो बीमार है, ठीक है ना। उसके माता पिता से उसको कोई बीमारी मिली, भाई उसको हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या कोई सिकल सेल एनीमिया डिजीज होगी, कोई भी डिजीज उसको हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो जेनेटिकली डिसऑर्डर्स, इससे भी वो उसकी हेल्थ क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है इसका इन्फेक्शंस। भाई उसको कहीं बाहर से इन्फेक्शन लग गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया उसके अंदर आया, टाइफाइड हो गया उसको, भाई उसको कोई सर्दी जुकाम का वायरस उसके अंदर आया, उसको सर्दी जुकाम लगी, या उसको कुछ और बीमारी लग गई, ठीक है। तो वो क्या है, इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन से उसको क्या भी, उसको कोई डिजीज भी। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आज का हमारा लाइफ स्टाइल,
ठीक है ना, जिस प्रकार का हमारा खान पान है, जिस प्रकार के हमारे लाइफ स्टाइल है, हम लोग एक्सरसाइज पे कम ध्यान देते हैं, ठीक है ना, तो ये सब जो लाइफ स्टाइल है ये भी आपका हेल्थ से क्या है, कोरिलेटेड है। ओके, अब हम देखेंगे कि हाउ टू मेंटेन ए गुड हेल्थ। ठीक है, हम किस प्रकार से हेल्थ को, एक अच्छी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें आता है आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आप संतुलित आहार लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल क्या हो, स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है ना, तो बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए। दूसरा क्या है बेटा आपका, पर्सनल हाइजीन। ठीक है, यानी कि जो आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता होती है इसका भी आपको बिल्कुल क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ हो तो आपको जो डिजीज़ होने की संभावना है वो लगभग 70-80% क्या हो सकती है, आपकी कम हो सकती है। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए हमको। ठीक है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, चौथा है वैक्सीनेशन, प्रॉपर हमको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को भी बहुत सारी वैक्सीन लगी होंगी, मुझे भी बहुत सारी वैक्सीन लगी हुई हैं। ठीक है, तो जितने अब देखो जैसे ये कोरोना है तो इसको भी वैक्सीन लगेंगी। ठीक है, तो वैक्सीन, रेगुलर वैक्सीन भी होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर वैक्सीन कर रहे हैं तो आप हेल्थ आपकी अच्छी रह सकती है, आपको डिजीज फ्री रह सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल इंसेक्ट। ठीक है, जो आपके आसपास बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, जैसे मक्खी हो गई, हाउस फ्लाई हो गई, मच्छर हो गए, मॉस्किटोज हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार जो इंसेक्ट, जो डेंजरस इंसेक्ट हैं, इनको कंट्रोल करना है। और इनको कंट्रोल कैसे करना है, पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर जो आपकी स्वच्छता, आस पड़ोस में जो स्वच्छता होनी चाहिए वो बिल्कुल आप स्वच्छ वातावरण में आपको रहना चाहिए, जिससे इन पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है, इससे इन तरीकों से आप लोग अपनी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए कि जो तीन चीजें मैंने आपको बताया था कि भाई अभी आपको कि फिजिकली आपको फिट होना है। ठीक है, आपको दूसरा मेंटली बिल्कुल फिट होना है। ठीक है, और तीसरा आपको सोशली बिल्कुल फिट होना है। ठीक है, इन तीन चीज़ों में ही आप अगर फिट हो तभी जाके आप हेल्थी हो। अदरवाइज आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आप मेंटली अनफिट हो तो आप फिर भी आप क्या हो, हेल्थी नहीं हो। अब देखो फिजिकली का मतलब क्या हुआ, देखो फिजिकल फिट का मतलब ये है कि भाई आपके अंदर जो ऑर्गन्स हैं आपके वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो फिट हैं आप। आपकी किडनी अच्छी तरह से काम कर रही है, आपकी आंखें अच्छी तरह से काम कर रही हैं, आपके बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छी तरह से काम कर रहा है तो वो फिजिकली फिट है। ठीक है, दूसरा है मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ में जैसे हो गया बेटा, जैसे डिप्रेशन, ठीक है, टेंशन। ठीक है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, कोई टेंशन में जा रहा है। ठीक है, कोई एक प्रकार से क्रिटिसाइज, देखो जैसे कई लोगों की आदत होती है बेटा, वो हर चीज़ों में क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है ना, तो क्रिटिसाइज करना तो अच्छी बात है वैसे कि अगर आप किसी की कमी निकाल रहे हो, लेकिन अगर आप बार बार किसी की क्रिटिसाइज कर रहे हो, मैंने कि उसकी अच्छाई में भी आप बुराई ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्रिटिसाइज करना हुआ, तो वो भी क्या है, मेंटली अनफिट आदमी है। ओके, और तीसरा है आपका सोशली। सोशली का मतलब ये है बेटा कि गुड रिलेशंस विद अदर्स। ठीक है, आप एक समाज में रह रहे हो, ठीक है, और समाज में अपने पड़ोसियों के साथ आपने लड़ाई कर रखी है, या अगर आप किसी दूसरी व्यक्ति के साथ नहीं बात कर रहे हो, या समाज में जितने भी आपके फ्रेंड्स थे सबके साथ आपने एक प्रकार से दूरी बना रखी है, लड़ाई कर रखी है, तो वो भी हो सकता है कि वो सोशली क्या हो, अनफिट हो। ठीक है, अब ये सोशली जो फिट है वो कॉन्सेप्ट आप एक चीज़ समझना कि अगर आपके पास किसी व्यक्ति के पास अच्छा पैसा आ रहा है, किसी व्यक्ति के पास अच्छा उसके पास सब चीज़ अवेलेबल है, जो ज़रूरत वाली जो चीज़ें होती हैं सब उसको है, गाड़ी है, पैसा, सब चीज़ उसका अवेलेबल है, तो वो सोशली फिट हो सकता है। ठीक है, तो सोशली जो फिट, जो हम फिट कहते हैं हम लोग, वो उसको कोडेट वहां से किया गया। अब ये मतलब मत समझना कि जो व्यक्ति गरीब है वो क्या है, सोशली फिट नहीं है, ये भी मतलब नहीं है, लेकिन हर एक आदमी की इच्छाएं होती हैं कि भाई कि वो उसके पास अच्छा सा नौकरी हो, अच्छी सी गाड़ी, हर आदमी की क्या होती है, इच्छा होती है। हर जो भी जितने भी इस दुनिया में, कोई ऐसा नहीं चाहता कि यार कि मैं गरीबी में जीऊँ, गरीबी में मरूँ। ठीक है, कोई ऐसा नहीं चाहता, हर आदमी की क्या होती है, ख्वाहिश होती है। अगर उसको वो चीज़ें प्रॉपर वे में मिल रही हैं तो वो सोशली क्या है, फिट हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो सकता है, माने कि एक प्रकार से अनफिट हो सकता है, सोशली अनफिट हो सकता है। ओके, जैसे मान लिया जाए दो व्यक्ति थे, अब दो व्यक्ति थे तो उसने क्या किया कि वही उसका जो दोस्त था उसको सब चीज़ अवेलेबल है, उसको नौकरी भी लग गई, सब चीज़ हो गया। ठीक है, दूसरे व्यक्ति कुछ नहीं हुआ, उसको पैसा ही नहीं मिल पा रहा है, या वो कुछ नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, तो वो क्या है, उससे धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, सोशली अनफिट हो गया वो।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रकार से क्या लग रहा है कि यार कि अब उसके पास है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये सोशली क्या है, ये एक प्रकार से उसको इन्फ्लुएंस कर रही है चीज़ें, ठीक है ना। ओके, अब जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिजीज़ क्या है, कि व्हाट इज़ द डिजीज़, ठीक है। हम डिजीज किसको बोल रहे हैं, तो एक डेफिनेशन में यहाँ पे पढ़ लेता हूँ कि डिजीज इज ए स्टेट व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एडवर्सली अफेक्टेड करेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम। देखो, डिजीज वो स्टेट है जब आपके कोई बॉडी का अंग, जो आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो खराब हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डिजीज है ये आपको कब पता लगेगा, जब इसके क्या होंगे बेटा, साइन एंड सिम्टम्स, जब आपको साइन एंड सिम्टम्स इसके दिखेंगे, ठीक है। जैसे हाई फीवर आना, ठीक है, रुक रुक के बुखार आना, ठीक है ना। एक आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। हर एक डिजीज के अपने सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे टाइफाइड है तो उसके अलग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में कब्ज हो जाना, ठीक है, बार बार वॉमिटिंग होना, ठीक है ना। एक प्रकार से वॉमिटिंग नहीं भी हो रही है तो लेकिन वॉमिटिंग करने की इच्छा होना, ठीक है। जैसे आपने देखा डॉक्टर्स भी यही पूछता है, सबसे पहले सिम्टम्स पूछता है उसके, ठीक है ना। जो डिजीज है वो साइन और सिम्टम्स से क्या होती है बेटा, कैरेक्टराइज होती है, मतलब कि इससे हम लोग को पता लग जाता है भाई कि इसको इस प्रकार की क्या है, डिजीज हो सकती है, ठीक है। अब जो डिजीज हैं आपकी बेसिकली दो प्रकार के क्या होते हैं, डिजीज होती हैं। एक तो इन्फेक्शियस डिजीज होती है और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है, ठीक है ना। ये मैं मोटा मोटे आपको बता रहा हूँ, हालांकि आपने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है ना। तो एक प्रकार से मैं आज इंट्रोडक्शन इस चैप्टर कर रहा हूँ कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब ये है कि भाई कि जब कोई डिजीज जो है आपको इन्फेक्शन के थ्रू मिलती है, यानी कि कोई पेशेंट है मान लीजिए, ठीक है, कोई अनहेल्दी व्यक्ति है, उससे आपको क्या हो गया, डिजीज कोई मिल गई, ठीक है। हेल्थी व्यक्ति को क्या हो गया, फैल गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना, ठीक है, ये भी एक प्रकार के इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि कोई हेल्थी व्यक्ति अगर किसी अनहेल्थी व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो वो हेल्थी व्यक्ति भी क्या हो जाएगी, हो जाएगा, उसको वो बीमारी ले लेगी, ठीक है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जो हम नॉर्मल हम लोगों को होता ही है, वो भी एक प्रकार का क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। और एक एड्स वाली डिजीज है, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, इन्फेक्शियस डिजीज है। दूसरा है आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब कि जो डिजीज आपको इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होती है, ठीक है। जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आया और वो पैथोजन ही आपको क्या करेगा, अफेक्टेड करेगा। मान लीजिए कोई बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया। अब कैंसर ऐसा नहीं कि मैंने कैंसर वाले को के साथ मैं सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ तो क्या होगा कि मुझे भी कैंसर हो जाएगा, नहीं, ठीक है। कैंसर होने के लिए क्या है, थोड़ा दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना। डायबिटीज है, ठीक है, तो डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन के कम सिक्रेशन से होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोल लेते हैं। अब डायबिटीज जो है वो ऐसा नहीं कि जो हेल्थी व्यक्ति अगर डायबिटीज वाले के संपर्क में आ गया तो उसको भी डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ओके। अब जो है आप ये भी जानते होंगे कि भाई जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम एक शब्द बोल देते हैं, पैथोजेंस, ठीक है ना, पैथोजेंस। यानी कि डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस आपके अगर आसपास होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस आपको डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे आपने सबसे पहले देखा होगा बैक्टीरिया, ठीक है ना, एक ये पैथोजेंस है, पैथोजन है बैक्टीरिया। दूसरा है आपका वायरसेस, ठीक है। तीसरा है आपका फंगस, ठीक है। और चौथा है आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स, ठीक है। और एक है आपका हेलमिंथिस, हेलमिंथिक या हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो ये सब क्या है बेटा, पैथोजेंस हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज अलग हैं, आपके वायरस से होने वाली डिजीज अलग हैं, फंगस से होने वाली डिजीज अलग हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज अलग अलग हैं, और हेलमिंथिक जो डिजीज हैं वो भी क्या है, अलग अलग हैं। और हमने क्या करना है, आगे स्टडी इन्हीं डिजीज के बारे में करनी है भाई। ये जो आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं उनके बारे में हमने स्टडी करनी है। जैसे टाइफाइड हो गया, बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती है, तो हमने इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। वायरस से होने वाली डिजीज के बारे में हमने स्टडी करनी है, फंगस से होने वाली डिजीज के बारे में स्टडी करनी है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, जैसे आप प्रोटोजोवन से कौन सी होती है, आपका मलेरिया, तो इसके बारे में हमने स्टडी करनी है। और जो आपके हेलमिंथिक जो डिजीज होती हैं
उनके बारे में भी हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो आगे हमने इन्हीं पे डिस्कस करना हमने कि भाई कि जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज टाइफाइड है जैसे माने, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। वायरस से होने वाली डिजीज जैसे एड्स है आपकी, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। फंगस से होने वाली डिजीज रिंगवॉर्म हो गया जैसे, इसके बारे में हमने पढ़ना है। प्रोटोजोआ मलेरिया के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। और हेलमिंथिक जैसे आपका जो जुकाम आप लोग बोलते होंगे हाथी पाँव, ठीक है, जिसमें कि वो हाथी की तरह उसका पैर फूल जाता है, ठीक है ना, एलिफेंटिसिस इसको डिजीज को बोलते हैं। तो वो उस डिजीज के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करनी है, ठीक है ना। ओके, अब एक चीज फिर समझ लो बेटा कि दो टर्म आते हैं, एक आता है इनोकुलम डोज और एक आता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये थोड़ा सा एक प्रकार से आप समझ लो कीवर्ड है, ठीक है, इसके इनोकुलम डोज, ठीक है। और दूसरा शब्द जो है आपका वो है इंक्यूबेशन, ठीक है। देखो इनोकुलम डेज और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो अलग अलग टर्म है। देखो पैथोजन अगर आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर किया, कोई पैथोजन चाहे वो बैक्टीरिया हो वायरस, अब जब मैं पैथोजन बोल रहा हूं तो वो पैथोजन में क्या क्या है, बैक्टीरिया वायरस फंजाई सब चीज वो पैथोजन में आ जाएंगे, ठीक है ना। जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर करेगा तो उस पीरियड को हम बोलेंगे इनोकुलम डोज, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर क्या किया, उसने इंटर किया। इंक्यूबेशन टाइम या इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब वो पैथोजन क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा आपके बॉडी के अंदर, और रिप्रोड्यूस करके जब वो सिम्टम्स देने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन टाइम बोलते हैं। अब वो इंक्यूबेशन टाइम 1 से 3 दिन हो सकता है, 3 से 5 दिन हो सकता है, 6 से 12 दिन हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखो कि जैसे कोरोना वायरस आज का चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि जो भी बीमार व्यक्ति जिसको कोरोना हो गया तो पहले के 5 दिन तो उसको पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। 5 दिन के बाद उसको हल्के से सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जो पहली बार देखो 5 दिन तो कुछ नहीं हुआ ना, तो 5 दिन से पहले आया होगा उसको, तो जब पहली बार उस वायरस ने उसको अटैक किया होगा, दैट इज नॉन एज द इनोकुलम डोज। और पहले दिन से लेकर 5 दिन तक उसने अपने को रिप्रोड्यूस किया होगा ना, अपनी संख्या को बढ़ाया हो गया उसके अंदर वो अपनी संख्या को बढ़ाता है बेसिकली, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस करता है और 1 से 1000 बन जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। और जब 1000 बन जाएंगे तो जाके उसकी वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे टाइफाइड है ना, तो टाइफाइड जैसे मान लीजिए एक टाइफाइड का बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर अगर अभी मौजूद होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक के पास उतनी पावर नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे उसकी संख्या बढ़ जाएगी, वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया उसने, जैसे ही वो 50,000 के ऊपर पार हो गए उसकी संख्या, अगर वो 50,000 से ऊपर अगर टाइफाइड के बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ गए तो जाके आपको क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे और आपको क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो 3, 10, 15 अगर ऐसे संख्या में भी हैं तब भी आपको कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है उसके लिए, वो उसको बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कम हो गया या एक प्रकार से आप बीमार, माने कि थोड़ा सा आप इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो गया, तो वो तुरंत अपनी संख्या को बढ़ा देगा और वो क्या कर लेगा, जैसे ही 50,000 या 1 लाख की संख्या में हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, ठीक है ना। तो वो इंक्यूबेशन टाइम अलग है और इनोकुलम डोज अलग है। इनोकुलम पीरियड का मतलब है कि जब पहली बार वायरस या कोई पैथोजन ने अटैक किया उसको हम बोलेंगे इनोकुलम डोज, और इंक्यूबेशन मतलब जब जितने टाइम में वो क्या करेगा, अपने को रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इंक्यूबेशन टाइम अलग अलग दिन हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम जब किसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा आपको भाई इसका इंक्यूबेशन टाइम कितना है। ये इंक्यूबेशन टाइम का मतलब पीरियड का मतलब कि कितने दिन के बाद आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एड्स का वायरस है तो इसके सिम्टम्स आने में आपको 10 साल, 15 साल, 4 साल, 5 साल इतने का वक्त लग सकता है, ठीक है। तो 1 दिन से लेकर आपका कई सालों तक इसका क्या हो सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कि बैक्टीरियल डिजीज जो है आपकी वो कौन कौन सी होती हैं, और एक एक बैक्टीरियल डिजीज के बारे में हम अच्छे ढंग से क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।